सक्सेस जोन के ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज आपके साथ MPTO 2016 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैं इसमें आपको पूरे टेक्निकल पार्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन यहाँ पर नॉन टेक के थे, जिसमें MPG के ज़्यादा पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन, यदि आपको ये पेपर या सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये आपको जो यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जा रहा है ये शिफ्ट 1 का पेपर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे कमेंट करें, जिसके बाद मैं आपके लिए शिफ्ट 2 का पेपर भी सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए आज का, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बिजली की आग के मामले में इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, CO2। ठीक, तो यहाँ पे हम बिजली की आग के मामले में CO2 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम किसका यूज नहीं करते, तो यहाँ पे हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है उनका यूज नहीं कर सकते, उनका यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, कुछ पानी की मात्रा जिससे यहाँ पे करंट लगने का खतरा होता है। तो यहाँ पे जो बिजली के आग के मामले में किसका यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे बिजली के आग के मामले में आपका CTC ये सब वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसका यूज नहीं कर सकते, पानी और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, तो उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है कि 5 HP तक। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 HP तक की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, यानी कि 5 HP तक की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा स्टार्टर यूज किया जा रहा है, DOL में 3 से 5 HP तक की स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर में यूज किया जाता है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये सब स्टार्टर यूज नहीं होते। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए हम कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। और यहाँ पे जो स्टार डेल्टा है ये क्या होता है, लगभग 5 HP से ज़्यादा की रेटिंग के लिए इसका हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर क्या होता है, बहुत अधिक रेटिंग की जो मोटर होती है वहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी ट्रांसफार्मर यानी ऑटो ट्रांसफार्मर की टेपिंग के हिसाब से उसे करंट की मान को कम करके स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 5 HP तक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को बेहतरीन स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए किस टाइप के स्टार्टर यूज करेंगे, तो हम DOL स्टार्टर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे AC को DC में क्या कन्वर्ट करता है, हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है, हमारे 2 टाइप के, एक होते हैं मेटल ऑक्साइड रेक्टिफायर, यानी जो बिना डायोड बने होते हैं। ठीक, और एक होता है हमारा सेमीकंडक्टर वाले रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर फुल वेव और हाफ वेव 2 टाइप के होते हैं, और हाफ वेव 2 टाइप के हो जाते हैं। फुल वेव हमारे 2 टाइप के हो जाते हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ रेक्टिफायर का काम क्या होता है, AC to DC कन्वर्ट करना। और DC to AC कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, DC to AC कन्वर्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर। एक और चीज़ इसके बाद आती है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर, तो इन रोटरी कन्वर्टर को हम क्या AC to DC और DC to AC दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रोटरी कन्वर्टर AC to DC और DC to AC दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग कब किया जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग हम करते हैं भारी भार शामिल होने पर, यानी जब भारी भार शामिल तो हम क्या करें, स्क्वायरल थ्रेड का प्रयोग करें। इसके बाद जो हल्के भार होते हैं इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, हल्के और मीडियम के लिए V शेप की जो थ्रेड होती है, V शेप की जो थ्रेड होती है उसका हम यूज किसके लिए करते हैं, हल्के और मध्यम भार के लिए। और भारी भार के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्वायर थ्रेड का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि UJT को निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे UJT मतलब होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर फैमिली का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग होता है। यानी यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो जिस टाइप से होगा, P टाइप का मटेरियल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक N टाइप की डोपिंग कर देते हैं और यहाँ पे एक छड़ा लगा देते, जिससे हमारा क्या बनता है, एमीटर टर्मिनल। और ये हमारा क्या बनता है, बेस 1, और यहाँ पे हमारा क्या बनता है, बेस 2। तो यहाँ पे UJT में कितने 3 टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो UJT को धीरे धीरे ऑन किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, और UJT एक NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ये P टाइप में केवल N टाइप की डोपिंग कर दी, तो यहाँ पे टोटल 3 लेयर फाउंड नहीं हुई। लेकिन हमारे जो NPN ट्रांजिस्टर में टोटल 2 लेयर बनती है, और यहाँ पे 2 लेयर नहीं, केवल एक ही लेयर बनी। आपने कंस्ट्रक्शन देखा कि P टाइप हमने केवल क्या किया, N टाइप की डोपिंग कर दी। तो यहाँ पे जो UJT का है कि VVB को शून्य करके UJT को ऑफ किया जा सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो ये कैसे होगा, मैं इसको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि UJT का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो UJT जहाँ हमने P और N की डोपिंग की, तो वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक डायोड बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डायोड। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं RB1 और नीचे वाले को हम क्या बोल देते हैं, RB2। यानी यहाँ पे एक और रजिस्टेंस लगा होगा RB1, और यहीं से हमारा क्या बनता है, ये बेस 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस 1। तो यहाँ से हमारे क्या होते हैं, बेस 1 और बेस 2 कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसको पॉजिटिव मानते हैं, उसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करके रखते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, एमीटर। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, वोल्टेज VVB। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जब हम इस VVB को, यदि हमको इसको ऑन करना है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कितना वोल्टेज ड्रॉप है, VD।
और मैं मान लेता हूँ कि मैंने आउटपुट अगर यहाँ से ले रहा हूँ इस पर रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, यानी इस RV2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा उसके बराबर मेरे को यहाँ से सप्लाई देनी होगी, तभी हमारा क्या हो जाएगा, ये इससे ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कि ईटा, यानी कि यहाँ पे हो जाता है ईटा इक्वल प्लस VV/VD, और ईटा इक्वल टू क्या होता है हमारा RV1/RV1 प्लस RV2 इंटू VVB। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, मैंने कुछ नहीं किया, केवल जो RV1 और RV2 था वहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लिया, और जिससे हमारा क्या निकला है कि यहाँ पे RV2 के क्रॉस लूँगा तो ये हो जाएगा RV2/RV1 प्लस RV2। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, RV2 के क्रॉस मेरा वोल्टेज ड्रॉप निकला है। तो हमें अगर सप्लाई देंगे तो हमको ईटा प्लस VD के क्रॉस सप्लाई देनी पड़ेगी। यदि हम VVB को शून्य कर देंगे तो हमारा जो VE का मान है वो भी क्या हो जाएगा, अपने आप शून्य के पास आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाता है, जो UJT है वो ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि VVB को शून्य तक घटाकर UJT को ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर रेशियो के अनुपात को निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर रेशियो, तो यहाँ पे क्या दिया है, N2/N1 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू E1/E2 इक्वल टू I2/I1। ठीक, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी EMF, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्न अपॉन प्राइमरी टर्न। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, करंट हमारा जस्ट अपोजिट हो जाता है, I2/I1। तो यहाँ पे सही और सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, N2/N1 इक्वल टू V2/V1, और ये सब किसके बराबर हो जाते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर रेशियो, जिसको हम कैसे शो करते हैं, कैसे। यहाँ पे कंपल्सरी नहीं होता कि आप N2/N1 लें, यहाँ पर V2/V1 भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे N2/N1 होगा, यानी केवल हमारा यदि N2/N1 है तो करंट उसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए, I1/I2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद अगर ये आपको पूछता है इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है Z2/Z1/Z2, अंडर रूट में आ जाते हैं यहाँ पे। तो कुछ नहीं होता, क्या होता है, ट्रांसफर आता कैसे कि P1 इक्वल टू क्या होता है हमारा P2, और P1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I1² इंटू R। तो R की जगह हमने क्या लिख लिया, Z1, और यहाँ पे क्या लिख लिया, I2² इंटू Z2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा I1/I2² इक्वल टू Z2/Z1, अंडर रूट Z2/Z1। तो I2/I1 यानी कि जस्ट किसके साथ आ जाएगा, ये सेम टू सेम वोल्टेज जैसे Z1/Z2, अंडर रूट में क्या हो जाता है हमारा Z2/Z1, यानी इम्पीडेंस का रेशो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सब किसके बराबर होंगे, हमारे के बराबर होंगे। और अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निर्धारित की जाती है। तो दाहिने हाथ के नियम से, दाहिने हाथ के स्क्रू नियम से, दाहिने हाथ और कॉर्कस नियम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ राइट हैंड रूल है, राइट हैंड कॉर्कस रूल। तो राइट हैंड रूल हमारा क्या बोलता है कि यदि हमने, ये कोई कंडक्टर है और यदि इसको हम ऐसे हाथ में पकड़ के रखें और करंट हमारा क्या है, अंगूठे की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अंगूठे की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियाँ, यानी हमारी उंगलियाँ ऐसे होंगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें करंट की दिशा पता होने के बाद ही हमें क्या मिल गया, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा मिल गई। तो यहाँ पे हम किसका, दाहिने हाथ के नियम से भी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, कॉर्कस रूल। कॉर्कस रूल क्या बोलता है, यदि हम कॉर्क को मान लेते कि स्क्रू ऐसे कस रहे हैं, यानी कि स्क्रू ऐसे स्क्रू के इस पॉइंट पर हम कसना चालू करते हैं, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है कैसा, एंड क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। यानी कि हम स्क्रू ऐसे कसना है कि यदि हम स्क्रू को इस टाइप से कस रहे हैं कि उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा हो, स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा में हमारा क्या, ये स्क्रू भी आगे बढ़े, यानी करंट के आगे बढ़ने की दिशा में हमारा स्क्रू भी आगे जा रहा हो, तो वहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमारा स्क्रू घूम रहा होगा कसने के टाइम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो गई। और यदि करंट बाहर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्क्रू को खोलता हुआ मानेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगी, जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दाहिने हाथ के नियम और दाहिने हाथ के कॉर्कस रूल दोनों से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उच्चावर्ती परिपथों के लिए कौन सा संधारित्र प्रयोग किया जाता है, उसका आप याद रखिए, अभ्रक संधारित्र या माइका कैपेसिटर। तो यहाँ पे उच्चावर्ती परिपथों के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, माइका कैपेसिटर। और विद्युत अपघटनीय संधारित्र हमारे स्टार्टिंग, यानी जो हमारी मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो हम लगाते हैं कैपेसिटर स्टॉप कैपेसिटर रन मोटर में जो स्टार्ट कैपेसिटर था, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का होता है, और इस टाइप से इनके कई जगह पर अलग अलग यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो उच्चावर्ती के लिए हमारा कौन सा यूज करेंगे, माइका संधारित्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबक किन्हें आकर्षित कर पाती है। तो यहाँ पे जो चुंबक है वो हमारी किसको आकर्षित करेगी, निकल, कोबाल्ट और इस्पात को। ठीक है, यहाँ पे एल्निको और एल्कोनिक्स जो होते हैं उन्हीं को आकर्षित करती है। तो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, इन सबको क्या करती है, चुंबक आकर्षित करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल, कोबाल्ट और इस्पात। इस्पात मतलब क्या होगा हमारा, स्टील। तो स्टील से हमारी क्या चुंबक आसानी से बनाई जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो आप याद रखिए
ये एक रीडिंग होती है 1180 से 1200, 1200 से 1250 और 1250 से 1280। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डिस्चार्ज, ये कहलाती है हाफ चार्ज, और ये हमारी क्या कहलाती है, फुल चार्ज। तो फुल चार्ज कंडीशन हमारा कितना दिखाएगा, 1280। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये हमारा जो हाइड्रोमीटर होता है, ये हाइड्रोमीटर के अंदर क्या होता है कि हम इसके अपेक्षिक घनत्व यानी जो हमारा विद्युत अपघट्य इस टाइप से हमारा हाइड्रोमीटर होता है, उसके अंदर एक स्केल लगा होता है ऐसा, और इसी स्केल में क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग लिखी होती हैं। तो ये उन्हीं रीडिंग को पूछ रहा है, किस रीडिंग को, यदि हमने यहाँ पे जो हाइड्रोमीटर से नीचे से यहाँ से यदि इसका इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरते हैं तो किस रीडिंग पे आकर ये हमारा फुल चार्ज, हाफ चार्ज और डिस्चार्ज को दिखाएगा। तो ये क्या करता है, 1280 पे फुल चार्ज को दिखाता है, लगभग 1160 या 1100 इसके पास ये हमारा क्या है, पूरा पूरी डिस्चार्ज को दिखा रहा है। 1200 से 1250 हमारा क्या होता है, हाफ चार्ज होता है। तो यहाँ पे 1280 में क्या हो जाएगा, हमारा जो बैटरी वह फुल चार्ज कहलाएगी, और यदि यहाँ पर नहीं दिया तो यहाँ पर हम इसको हाफ डिस्चार्ज मानेंगे 1160 या 1180 के पास, और 1200 के पास हम क्या मानते हैं, इसको हाफ चार्ज मानते हैं। और हमारा जो हाफ चार्ज की कंडीशन में हमारा वोल्टेज कितना होता है, 2 वोल्ट, फुल चार्ज में 2.2 वोल्ट, और हाफ फुल डिस्चार्ज में 1.8 वोल्ट। ये हमारे क्या होते हैं, वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1280। या इसकी यहाँ पे 1280 नहीं 1.280 भी दिखाते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मतलब वही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर हमारा कौन सा कहलाता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग आप हमेशा बढ़ती रहे। तो हमारा एनर्जी मीटर क्या होता है, ये एक बार हम लगा दें तो इसकी यूनिट हमेशा बढ़ती है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा इंटीग्रेट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, समकालिक मीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी मीटर क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे कौन से आते हैं, ठीक। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, पॉइंटर पे हमें इंडिकेट करते हैं, जैसे वोल्ट, MIE टाइप मीटर, PMC टाइप मीटर, ये सब हमारे कौन से होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और यहाँ पे गुड इंस्ट्रूमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो ये बहुत ईजी है, R1 + R2 + R3 = R। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 = R। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें से जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्यों से किसमें किया जाता है। तो केवल ठंडा करने के उद्देश्यों से यहाँ पे पूछा गया है, यानी यहाँ पे हम उसका चीज कुछ में नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारा केवल क्या हो जाएगा, डीजल शक्ति संयंत्र। नॉर्मली नाभिकीय शक्ति संयंत्र पे हम जो कूलेंट यानी कि यानी जो रिएक्टर से एनर्जी को बाहर लाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये इसको वेपर में कन्वर्ट करता है, ठीक। यानी हमारे पे क्या होता है, ये हमारे 2 बॉक्स मान लीजिए, ये हमारा क्या है, रिएक्टर है। तो रिएक्टर से क्या होता है, कूलेंट आता है और यहाँ पानी रखा हो, तो पानी से फिर यहाँ पे स्टीम बन जाती है। हम डायरेक्ट रिएक्टर से स्टीम नहीं जनरेट करते। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे कूलेंट, यानी केवल कूलेंट के रूप में ठंडा करने के लिए हम यहाँ पे यूज नहीं करते। तो यहाँ पे केवल ठंडा करने के लिए डीजल शक्ति संयंत्र में यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा द्रव चालित शक्ति संयंत्र। यहाँ पे हम द्रव चालित यानी कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हम इनका यूज केवल टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं। यहाँ पे वो कोई ठंडा नहीं करता। और उसमें शक्ति संयंत्र में हम क्या करते हैं, इसको ठंडा करने के साथ साथ क्या करते हैं, स्टीम भी बनाते हैं। इसकी जो हमारी स्टीम या जो वाष्प जनरेट होती है वो भी पानी से बनती है। तो यहाँ पे केवल ठंडा करने का प्रयोग, यानी ऐसा शक्ति संयंत्र जिसमें केवल ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा पानी का, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, डीजल शक्ति संयंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डबल सर्किट प्रेषण लाइन में। तो यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम के लिए हम क्या होते हैं, डबल सर्किट प्रेषण लाइन होती है कि एक लाइन जाती है जिससे करंट जा रहा होगा, दूसरी लाइन से करंट आता है। तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, 7 चालक होते हैं। जो आपने नॉर्मली देखी होगी बड़ी बड़ी लाइनें टावर्स पे लगी होती है, उनमें 7 चालक होते हैं। और सबसे ऊपर हमारा कौन सा होता है, कंडक्टर होता है। यानी यदि ये हमारा कोई टावर है कुछ इस टाइप से, तो 1 2 यहाँ से कर करके यहाँ पे 3 4 6 से 7 लाइन, 6 लाइनें ऐसे जाती हैं और एक लाइन सबसे ऊपर से जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ कंडक्टर। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 7 चालक, जिनमें एक क्या होगा, अर्थ कंडक्टर भी शामिल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमने में से स्थिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो यहाँ पे स्थिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मतलब कि सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही है। तो सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टैटिक इलेक्ट्रो इंड्यूस ईएमएफ पे कौन वर्क करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर, ठीक। तो ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होता है, हमेशा स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ पे होता है। यहाँ पे अल्टरनेटर भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटर की कंडीशन नहीं दी गई है। यदि यहाँ पे लिखा होता है कि रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर होता, तो हमारा जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो आर्मेचर में हो रहा है, और आर्मेचर हमारा क्या होता, यहाँ पे स्थिर रहता। तो ये हमारा भी क्या कहलाता है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे सुटेबल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। और यदि हमारे जनरेटर की बात हो रही है, डीसी जनरेटर में हमारा कंडीशन होती है
हम आर्मेचर को हमेशा रोटेट करते हुए रखेंगे। यदि हम आर्मेचर को रोटेट नहीं कराएंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, AC टू DC में कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अल्टरनेटर तभी आंसर होता है जब यहाँ पे लिखा होता है रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर 2 टाइप हो जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर केवल ट्रांसफार्मर में हमेशा हर एक कंडीशन में क्या होता है, स्टैटिकली इंड्यूस EMF ही होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफार्मर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक यानी कि यहाँ पे हमें किससे सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कनेक्टर तो केवल कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्टर जो होते हैं क्या करते हैं, सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं। तो स्विचिंग लॉजिक हमें किससे प्राप्त हुआ, कॉन्टेक्टर से। फ्यूज हम किसके लिए लगाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, और तार से हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे स्विचिंग लॉजिक हमें किससे प्राप्त होगा, कॉन्टेक्टर से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समान चालक में तापमान वृद्धि होने पर। तो यहाँ पे क्या होता है, समान चालक है यानी कि जो कंडक्टर है उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेमीकंडक्टर और हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनका होता है नेगेटिव। तो इससे क्या हो जाएगा, घटेगा। उसके बाद हमारा आता है कॉन्स्टेंशन और मैग्नीन। इनका क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है, यानी इकाई होता है। और यूरेका एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट परिवर्तित होता रहता है। तो इस टाइप की वीडियो, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि प्रतिरोध का तापमान, चालक का प्रतिरोध ताप गुणा धनात्मक होता है क्यों। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आता है 2m/e²L/n टाउ ए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2m/e²L/n। तो यहाँ पे क्या होता है, L/n नीचे आएगा, L/n टाउ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये टाउ घट जाता है। ये टाउ घट जाने से हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो टाउ हमारा क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो जैसे हमारा टाउ घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है, समान चालक में तापमान में वृद्धि करने पर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है AC वोल्टेज की आवृत्ति को घटाना या बढ़ाना। ठीक, तो DC वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। तो हमारा ट्रांसफार्मर इंडक्शन पे कार्य करता है, यानी DC वोल्टेज का घटाना बढ़ाना इसमें नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन तो क्रॉस, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, AC वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। तो ये हो सकता है AC वोल्टेज की आवृत्ति, तो आवृत्ति को ये चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रतिरोधी भार सप्लाई होने पर, यानी कि जो अल्टरनेटर का प्रतिरोधी भार, यानी यहाँ पे आप समझिए कि अल्टरनेटर क्या चल रहा है, प्रतिरोधी भार दे रहा है। तो हमारा क्या लगभग यूनिटी पावर फैक्टर पर चलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो फील्ड एक्सेस है, और ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्मेचर एक्सेस है, तो इसके बीच में लगभग 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, फील्ड एक्सेस क्या होती है, हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिरोधी भार सप्लाई दे, तो आर्मेचर रिएक्शन जो फ्लक्स के साथ कितना बनाएगी, हमारी 90 डिग्री का कोण बनाती है। और यदि ये क्या कर रहा है, तो इस कंडीशन हमारा जो इफेक्ट होता है वो हमारा कौन सा प्रभाव कहलाता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। और जब ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी यहाँ पे फील्ड एक्सेस होगी और यहाँ पे हमारा जो दोनों के बीच में लगा समझ लीजिए 180 डिग्री का अंतर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाता है कौन सा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। इस कंडीशन हमारा कौन सा होता है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। और इसके बाद यदि हम क्या करेंगे कि दोनों अगर एक एक्सेस पे आती है तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, प्योरली मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो ये हमारे किस में सेम टू सेम अल्टरनेटर में। यदि आप इसके जैसी सिंक्रोनस मोटर में जाएंगे तो ये हमारी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की कंडीशन सेम टू सेम होती है। लेकिन जब इसमें क्या होता है, कम एक्साइटेशन होगा, यानी जब कम एक्साइटेशन होता है तो हमारे सिंक्रोनस मोटर में प्योरली मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है, और जब ज़्यादा एक्साइटेशन होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन है वहाँ से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फील्ड एक्सेस है 90 डिग्री पर। तो ये हमारे स्टडी से हमारा कौन सा होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। इसके बाद अगला है, एक चालक में धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा द्वारा ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब भी आपको, यानी यहाँ पे क्या है, कोई एक कंडक्टर जिसमें धारा प्रवाह है, तो इस धारा प्रवाह और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इसमें लगने वाला बल हम किसके रूल से डिसाइड करते हैं। तो ये आप देखिए किसकी कंडीशन बन गई आपकी, मोटर की। तो यानी जो रूल मोटर में लगेंगे वो इसमें लगेंगे। तो हमारा मोटर में कौन सा लगता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और जनरेटर में लगता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसको आप ऐसे याद रखते हैं कि मैग्नीशियम से याद रख लीजिए कि Mg इसका क्या होता है, सिंबल होता है मैग्नीशियम का। तो हमारे M मतलब हम क्या होगा, मोटर, और G मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जनरेटर। तो मोटर हमारे दाएं हाथ पे, यानी कि हमारा जो दाएं हाथ पे वो क्या आएगा, हमारा जनरेटर आएगा। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसमें लगेगा, हमारे जनरेटर में। और यदि बाएं हाथ पे हमारा क्या आएगी, मोटर आएगी, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसमें लगेगा, हमारा लेफ्ट हैंड रूल किस पे लग जाएगा आपका, मोटर पे। तो यहाँ पे इसका अगर फोर्स का फॉर्मूला होता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि इसमें कितना फोर्स जनरेट होगा, F=I/L/V sin थीटा। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग इज नेसेसरी टू। तो यहाँ पे क्या होता है, मनुष्य और मशीनों की सुरक्षा के लिए
अर्थिंग क्या होती है कि मान लेते हैं कि यदि हमारा कोई ये बॉडी, ये कोई मशीन है, इसकी बॉडी पे जब क्या होता है हमारा वो कनेक्ट होता है, यानी कि इसका जो अंदर की बाइंडिंग है उसकी बॉडी को टच कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या हो, जो अंदर की बॉडी वो हमारी क्या हो रही है, इसको टच कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें अगर कोई इस बॉडी को छूटा है तो हमें क्या होता है, शॉक लग सकता है। तो इस शॉक की वजह से क्या होता है, हमें नुकसान होता है। तो यहाँ से मशीन की भी सुरक्षा होती है, मनुष्य की सुरक्षा होती है। जब हम क्या कर देते हैं, यदि हम इसमें अर्थिंग नहीं है तब, यदि हम इस चीज़ को अर्थ करते हैं तो अर्थ करने से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा बॉडी, जो इंसान छू रहा है उसके बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी आर क्या होगा इसका ज़्यादा होगा, और अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है हमेशा कम होता है। तो क्या होता है, पूरा करंट इसकी बॉडी से न जाके किससे जाता है, अर्थिंग से जाता है। और जब अर्थिंग में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो सर्किट को बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता होने लगती है, यानी आई की वैल्यू बढ़ती है, और आई की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, हमारा फ्यूज ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे अर्थिंग से हमारी मशीन और मनुष्य दोनों की सुरक्षा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परिनाल का, इसकी याद है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काले स्थान डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज को नापने हम किस टाइप यूज कर सकते हैं, पीएमसी टाइप मीटर। तो पीएमसी टाइप मीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं, डीसी नापने के लिए, यानी क्या हो जाएगा एमसी टाइप। और एमआई टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों को नाप सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप, इससे हम क्या कर सकते हैं, एसी और डीसी को नाप सकते हैं। इसके साथ साथ पीएमसी टाइप मीटर में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किस टाइप की डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए इसमें कौन सी डैम्पिंग प्रयोग की जाती है, एडी करंट डैम्पिंग। और यहाँ पे एसी, ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम मेनली एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का भी प्रयोग करते हैं, ठीक, एमआई टाइप मीटर में। और इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर हमारे क्या होते हैं, ये भी एसी और डीसी दोनों को नाप सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, एमसी टाइप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि 12 पोल वाला अल्टरनेटर, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है कि एनएस 12 पोल वाले अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आउटपुट, तो ये आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, एनएस इक्वल टू 120 इंटू एफ, मतलब कितना है 50 डिवाइड बाय 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 500 आरपीएम, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 500 आरपीएम। अगला क्वेश्चन है कि फैरेड और धारिता की प्रतिघात की इकाई है। तो यहाँ पे याद रखिए फैरेड और धारिता, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ये है कि धारिता की इकाई फैरेड है, तो धारिता प्रतिघात की इकाई क्या होगी हमारी, ओम। ठीक, धारिता प्रतिघात यानी कि जो कैपेसिटेंस के द्वारा जो प्रतिरोध जनरेट होगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, ओम हो जाएगी। और जो फैरेड है हमारी किसी यूनिट की कैपेसिटेंस की, और ओम प्रति फैरेड किसी की यूनिट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका हेड। इसके बाद अगर आपसे उसकी यूनिट पूछता है किसकी, एडमिटेंस की, तो एडमिटेंस क्या होता है हमारा, इम्पीडेंस का व्युत्क्रम, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, महो। और एक और आता है आपका क्या रहा, ससेप्टेंस, तो ससेप्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का व्युत्क्रम, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, महो हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाइट में एक प्रकाश सोच डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करता है। तो याद रखिए कि ये हमारा डायोड है, यानी जो हमारी एलईडी होती है वो भी एक डायोड की जैसी होती है। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसको लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, तभी क्या होता है हमारा ये डायोड चालू होता है। तो हमें एलईडी भी अगर चालू करनी तो किस में रखनी होगी, हमेशा फॉरवर्ड बायस में। और ये हम इसको रिवर्स बायस में रखते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, जिस तरह हमारी क्या होती है, एलईडी जनरेट नहीं होती है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। तो हमें एलईडी को चालू रखना तो हमें क्या रखना होगा, इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए और चालू करने के लिए। देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि हंटिंग क्या होती है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे मान लेते हैं कि ये क्या होते हैं, रोटर के एन और एस पोल हैं, सॉरी स्टेटर के एन और एस पोल है, और इसके नीचे हमारे क्या हैं, ये रोटर के एन और एस पोल हैं। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, जिस स्पीड से हमारे एन और एस पोल घूम रहे होंगे उसी स्पीड से ये घूम रहे होंगे। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इस रोटर पे, ये हमारा रोटर, इस रोटर पे हम क्या करते हैं, लोड को लगाते हैं। तो लोड को लगाने से क्या होता है, ये एन और एस, ये रोटर की स्पीड थोड़ी सी धीमी होती है, जिससे क्या होता है, ये जो चुंबकीय लॉकिंग थी एन और एस के बीच में, ये क्या होती है, हल्की सी खत्म होती है। तो इसको अगर ये खत्म होती है तो क्या होगा, हमारी मोटर सिंक्रोनस में खो देगी, यानी हमारी जो मोटर सिंक्रोनस स्पीड चलना बंद हो जाएगी और मोटर क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर हम उसी को बचने के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी हंटिंग बोलते हैं। तो हंटिंग को बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप की क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और साथ साथ क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, हमें इसको स्टार्ट करने के लिए पहले सिंक्रोनस स्पीड पे लाना होता है, उसके बाद क्या होते हैं, हम इसमें इसको चालू करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारा क्या है, साइलेंट पोल रोटर है, ये क्या है, एक साइलेंट पोल रोटर जिसमें 2 पोल हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टाइप से यहाँ पे कुछ छेद करके पूरी कोर पे हंटिंग, यानी ये क्या कर देते हैं, एक डैम्प बाइंडिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पर बाइंडिंग बोलते हैं। तो क्या होता है, यदि हम इसमें 3 फेज सप्लाई देंगे, तो ये स्टार्टिंग में ये बताने वाला हूँ कि ये 3 फेज में, जैसे हमने इसको 3 फेज सप्लाई दी तो ये क्या होता है, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक स्क्विरल केज रोटर बन जाएगा। तो इस स्क्विरल केज रोटर
ये हमारे लिए एक स्क्रॉल के रोटर बन जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाएगी कि इंडक्शन मोटर जैसे शुरुआत में क्या होता है लगभग 75% स्पीड अचीव कर लेती है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस रोटर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, तो जिससे हमारा क्या होता है मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाती है। तो उस टाइप से हम क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग से कोई भी छोटी सिंक्रोनस मोटर को चालू कर सकते हैं। बड़ी इंडक्शन मोटर बड़ी सिंक्रोनस मोटर में हम पोनी मोटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या होता है, यदि मान लेते हैं कि जब ये क्या हुई सिंक्रोनस स्पीड पे आ गई, तो यहाँ पे क्या होता है, इस दोनों एक सी स्पीड से चले, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव मोशन है, जो अपेक्षित गति है वो तो जीरो हो गई। यानी अब इस वाइंडिंग को कोई भी फ्लक्स कट नहीं कर रहा होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस वाइंडिंग में ईएमएफ जीरो जनरेट होगा, यानी जो हमारा ई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है, एक और कंडीशन आती है कि जब क्या हुआ कि ये मोटर हल्की सी स्लो होना हुई चालू होगी। अगर ये स्लो होती है तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन आएगा, यानी कुछ ना कुछ गति में परिवर्तन आएगा, तो यहाँ पे अपेक्षित गति होगी। और इस अपेक्षित गति के कारण क्या हो जाएगा, हमारा एक ईएमएफ जनरेट होगा। और ये ईएमएफ क्या करेगा, लेंज के नियम को फॉलो करेगा। और लेंज का नियम क्या बोलेगा कि जिसके कारण ये जनरेट हुआ, जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि रोटर स्लो हुआ, तो ये क्या करेगा, रोटर की स्पीड को वापस बढ़ा देगा। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, हमारी हंटिंग को खत्म कर देती है। तो यहाँ पर हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्या करते हैं, हंटिंग के प्रभाव को कम करने के लिए और मोटर को चालू करने के लिए भी। तो अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में इंटरपोल आर कनेक्टेड। तो डीसी मशीन में जो इंटरपोल होते हैं, इस मशीन में इंटरपोल क्या होते हैं, हमारे आर्मेचर, ये हमारे क्या होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। इस आर्मेचर वाइंडिंग के साथ क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, यानी हमारे क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं इंटरपोल। तो यहाँ पे यदि है, और हमारी सीरीज वाइंडिंग भी क्या होती है, इस आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। ये हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज वाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे आर्मेचर, इस आर्मेचर के साथ हमारे क्या होते हैं, इंटरपोल कनेक्ट होते हैं, और इसी आर्मेचर के साथ हमारी सीरीज वाइंडिंग लगी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका सीरीज वाइंडिंग, और ये हमारी कौन सी कहलाएंगे, इंटरपोल। तो हमारे क्या होते हैं, आर्मेचर के साथ क्या हो जाएगा, जो सीरीज वाइंडिंग है वो भी सीरीज में लगी होगी, और इंटरपोल भी क्या होंगे, सीरीज में लगे होंगे। तो हमारे इंटरपोल किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में। ये अगला क्वेश्चन है, बिजली की चोरी को बचाने के लिए पूर्व उपाय किया जाता है, यानी हमें जो हमारा जो घर में मीटर लगाते हैं वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी मीटर को सील कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी आपके फेज और न्यूट्रल को निकाल के डायरेक्ट कनेक्ट ना कर सके। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊर्जा मीटर के टर्मिनल को भी सील कर देते हैं, पूरे मीटर को क्या करता है, सील किया जाता है, जिससे क्या होता है, कोई भी जो उपभोक्ता है वो हमारा मीटर से फेज या न्यूट्रल को डायरेक्ट ना ले सके, यानी मीटर को शॉर्ट ना कर सके। इसके बाद क्या होता है, जो हम फ्यूज लगाते हैं, यदि हम फ्यूज हमेशा क्या लगाएंगे कि यानी ये हमारा ये मीटर है, मीटर से ये दो फेज जाते हैं, और ये दो फेज और न्यूट्रल बाहर निकलते हैं। इन दो फेज और न्यूट्रल के बाहर निकलने के बाद हम फेज के साथ क्या लगाएं, फ्यूज़ लगाते हैं। अगर ये हम यहाँ पे पहले फ्यूज लगा लेंगे तो क्या होगा, कोई भी उपभोक्ता क्या अगर यहाँ से फेज को ले लेगा तो पूरी क्या हो जाएगी, यानी मीटर में फेज जाना बंद हो जाएगी, वो मीटर के पहले फेज बाईपास हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उसको डायरेक्ट फेज मिलेगा और मीटर में नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो बिल है वो नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, लाइट की चोरी हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूज को हमेशा क्या लगाते हैं, ऊर्जा मीटर के बाहर लगाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का काम क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल फैलता है और सिकुड़ता है। जब ऑयल सिकुड़ता है तो क्या होता है, अपने अंदर एयर को लेता है, ठीक है। इस एयर को अंदर लेने की वजह से क्या होता है, एयर में जो नमी होती है वो भी ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी को प्रवेश से रोकने के लिए, यानी जो नमी को प्रवेश से, यानी ट्रांसफार्मर में नमी ना जाए, उसका हम किसका यूज करते हैं, सिलिका जेल का। यदि हमारे पास सिलिका जेल नहीं हो तो हम किसका यूज करेंगे, थर्मोसाइफन फिल्टर, रबर डायफ्राम और गैस कोसन। यदि हमारे पास सिलिका जेल नहीं है तो एक और क्वेश्चन बार बार आता है कि सिलिका जेल का कलर क्या होता है। तो ये थ्योरिकली क्या होता है, हमारा जब खराब होती है नीले कलर की, और जब ये क्या हो जाती है, सही होती है तो क्या होती है, हल्के गुलाबी कलर की होती है। थ्योरिकली होता है, प्रैक्टिकली इससे जस्ट अपोजिट होता है। तो आपस में कन्फ्यूज ना हो, हमको हमें क्या लगाना है, हमेशा नीला आंसर लगाने की। हमें क्या होती है, नमी सोख के नीले कलर की हो जाती है। और यदि हम इसको वापस सुखाना चाहते तो क्या करते हैं, इसको लगभग 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे क्या होती है, वापस नमी सही हो जाती है, जिसका हम इसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलिका जेल को कहाँ पे, सिलिका जेल का प्रयोग ब्रीडर या शोषक में कहाँ किया जाता है, ट्रांसफार्मर में नमी की प्रवेश को रोकने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इसलिए हमारा क्या होता है, एक जो एटॉमिक यानी कोई भी एक एटम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या मानते हैं, अपन जीरो मानते हैं। जब इससे एक भी कोई इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक सामग्रियों की जो चालकता है, यानी क्या होता है, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं
वो ना प्योर इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर की जैसे वो कब वर्क करते हैं जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो। जब इनमें हल्का सा टेम्परेचर आता है तो क्या होते हैं, ये बीच में आ जाते हैं, यानी यहाँ पे। ठीक, मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे कौन से होते हैं, सेमी कंडक्टर, और उसके बीच हमारे क्या, उसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर। यानी जब हम इनमें एक स्पेशल सप्लाई देंगे या एक नियत वोल्टेज देते हैं तभी ये कंडक्टर बनते हैं, और हम कंडक्टर में हम कोई भी वोल्टेज देंगे ये करंट को फ्लो करा देते हैं। तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं, कंडक्टर। हमें सेमी कंडक्टर क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर और चालक के बीच में। यानी इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, इंसुलेटर और चालक के बीच में होती है। सबसे अच्छी चालकता हमारे कंडक्टर्स की होती है और सबसे खराब इंसुलेटर की। लेकिन जो सेमी कंडक्टर उनके बीच की क्या होती है, इंसुलेटर तथा चालक के बीच में रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रश में ब्रेडिंग का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ब्रेडिंग का अर्थ होता है कि ब्रश में कम्यूटेटर की वक्रता का निर्माण। क्या होता है, हमारे जो कम्यूटेटर है तो हमारा रोटेट होता है, यानी ऐसा गोल टाइप का सिलेंड्रिकल होता है। यदि हम इसमें एक सीधा, यानी बिल्कुल सीधा कम्यूटेटर है वो ब्रश रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पूरे कम्यूटेटर सेगमेंट को टच नहीं करेगा। जिससे क्या होगा, स्पार्किंग ज़्यादा होगी और हम कम करंट को ले पाएंगे। तो हम क्या होते हैं, इस कम्यूटेटर ब्रश को हल्का सा कर्व के रूप में बनाते हैं। तो यही हमारी क्या कहलाती है, बेडिंग कहलाती है, बेंडिंग करना। ठीक है, तो ब्रशेज को, तो हमारा क्या कहलाता है, ब्रशेज में बेडिंग, यानी बेडिंग मतलब उसको हल्का सा कर्व के रूप में बनाना। तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण। यानी कम्यूटेटर हमारा कितना रोटेट है, यानी कितना उसकी वक्र सतह है, यानी कितना इस टाइप से गोल है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ब्रश को डिजाइन करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेडिंग कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज स्टार कनेक्शन में। तो स्टार कनेक्शन का सीधे रिलेशन याद रखिए, स्टार VL इक्वल टू √3 वी फेज, यानी लाइन वोल्टेज √3 गुना फेज वोल्टेज बराबर। तो फेज वोल्टेज के √3 गुना के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये हो जाएगा कि लाइन वोल्टेज हमारा √3 गुने के बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 400 वोल्ट की लाइन के अक्रिय खंड। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है हमारा, साइकिल और डिस्क का हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ हम किसका यूज करते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर का, सॉरी यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, साइकिल टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक, और ये कि पिन का होता है हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम वर्टिकल, यानी कि खड़ी हुई छोटी या कम KVA की लाइन में लगाना हो, वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, पिन टाइप का यूज करते हैं। लेकिन यदि हमें एक और हमारा कौन सा होता है, स्ट्रेन इंसुलेटर। इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, डेड एंड, यानी कि जो बिल्कुल अक्रिय खंड, यानी जहाँ पे सीधा लाइन खत्म हो गया, एक तीव्र कर्व आ रहा हो, यानी तीक्ष्ण मोड़ हो, वहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं। और किसका भी यूज कर सकते हैं, साइकिल इंसुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो 35 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन को यहाँ पे डिलीट, 36 जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसको कैंसिल किया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। क्यों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एरर ये है कि रेक्टिफायर है पूर्ण तरंग वाला परिशोधन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, हम 3 डायोड से भी बना सकते हैं और 4 डायोड से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर केवल क्या उठा लिया गया, 4 डायोड। तो यहाँ पे ये आंसर क्या होगा, गलत होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया, कैंसिल किया गया। तो यहाँ पे आप 2 डायोड से आप क्या बना सकते हैं, मिनिमम एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, और जो हमारा क्या कहलाता है, सेंटर टेप रेक्टिफायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोटरें मूल्यांकित की जाती है। तो मोटर की रेटिंग हमेशा किस में होती है, HP में। KVA में हमारे अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है, यानी ऐसी चीज़ें जिनका लोड हमेशा डिसाइड ना हो हमारे किस में आते हैं, KVA में। और KVAR में हम किसी की रेटिंग नहीं करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने के लिए। तो आप याद देखिए, जब बैटरी को हम सीरीज में लगाते हैं तो टोटल वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, NE, यानी वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम किस में लगाते हैं, सीरीज में, और करंट को बढ़ाने के लिए हम किस में लगाते हैं, समानांतर क्रम में। तो यहाँ होने की समानांतर क्रम में सेलों की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, समानांतर क्रम में सेलों की संख्या में वृद्धि। तो बैटरी की करंट रेटिंग वृद्धि करने के लिए हम क्या करेंगे, समानांतर क्रम में सेलों को लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी परिवर्तन में VA तथा I के बीच V, तो शक्ति गुणांक, तो पावर फैक्टर हमारा क्या कहलाता है, cos फाई। यानी हमारा जो वोल्टेज और करंट के बीच जो अंतर है तो हमारा फेज डिफरेंस या पावर फैक्टर कहलाता है। यानी कितने पावर, यदि वोल्टेज आगे है तो हमारा, यदि करंट आगे है तो हमारा क्या बन जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर, करंट पीछे तो लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये हम किससे डिसाइड करते हैं, हमेशा cos फाई से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, cos फाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम रोटर, एक प्रेरणी मोटर में रोटर प्रतिरोधी प्रविष्ट करने पर, ठीक है, यानी हम यहाँ पे जो बात हो रही है बाउंड रोटर की टाइप हो रही है, यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जहाँ से हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा क्या हो जाता है, हमारा रेजिस्टेंस को बढ़ाने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है शुरुआत में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे T फॉर्मूला क्या होता है आपका, T डायरेक्शनल टू R2 × SE2² डिवाइडेड बाय R2² प्लस SX2
का स्क्वायर, तो टॉर्क इज डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा R2, यानी जितना जितना हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतना हमारा क्या हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि आरंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाती है। तो अगला क्वेश्चन है 4 ध्रुव 50 आवृत्ति वाली एक तुल्यकालिक मोटर इस पर दौड़ेगी। तो आपको फिर से वही सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ NS = 120 F/P, तो 120 गुणित 50 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1500 RPM। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1500 RPM। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज यूज इन। तो म्यूचुअल इंडक्शन पे हमारा क्या वर्क करता है, तो ये बहुत ही सिंपल है कि हमारा क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं जिससे फ्लक्स सेकेंडरी कट करता है और सेकेंडरी में हमें EMF मिलता है, ठीक है। और उस EMF जितना कम वोल्टेज कितना कम या ज़्यादा मिलेगा वो हमें किससे डिपेंड करता है, टर्न्स की संख्या पर। तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन पे कौन सा कार्य करेगा, ट्रांसफार्मर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घूर्णी परिवर्ती, हमने मैंने उसके पहले थोड़ी बताई कि रेक्टिफायर AC to DC में कन्वर्ट करता है हमारा जो रेक्टिफायर है। इसके बाद आता है हमारा इन्वर्टर, ये DC to AC कन्वर्ट करता है। लेकिन हमारे जो रोटरी कन्वर्ट होते हैं AC to DC और DC to AC दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा A और B दोनों, AC to DC और DC to AC दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये सब जो हमारी जो स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, हम किस में यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 3 फेज प्रेरण मोटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीने की वायरिंग, यानी जो हमारी जीने की वायरिंग हम किसका यूज करते हैं। ये कुछ इस टाइप से होती है कि जीने की वायरिंग कुछ ऐसे करके रखते हैं हम कि यहाँ पे क्या होते हैं हमारे 1 2 3 2, यानी हमारे क्या होते हैं 2 2 वे स्विच होते हैं, दोनों को ऊपर शॉर्ट सर्किट करते हैं, नीचे शॉर्ट सर्किट करते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा बल्ब है तो बल्ब को हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देते हैं और यहाँ से हम क्या देते हैं फेस देते हैं। तो ये क्या होता है कुछ इस टाइप से होता है कि यदि हम नीचे से चाहें तो बल्ब को चालू कर लें और ऊपर चाहें तो बंद कर दें। यानी जब हम सीढ़ी के नीचे खड़े हैं तो यहाँ पे हम स्विच दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कनेक्शन नीचे होगा। और नॉर्मल कंडीशन में मान लेते हैं कि स्विच यहाँ पे ऑफ है, यानी स्विच का कनेक्शन ऊपर रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑफ रहेगा, ठीक। जैसे ही हमने स्विच, यानी इस कंडीशन में तो अभी बल्ब ऑफ है, जैसे हम नीचे आए हमने क्या किया कनेक्शन को चालू किया, तो यानी ये बल्ब स्विच ऊपर तो हमने ऊपर नीचे कर दिया, तो यहाँ से कनेक्शन क्या हुआ इस टाइप से बनेगा। और जैसे हम ऊपर गए तो वापस हमने स्विच को पलटा दिया तो ये वापस क्या होगा, ये जो ऊपर जुड़ा था वो उठ के नीचे जुड़ गया, तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। तो हम इस पर क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, सिंगल पोल 2 वे स्विच, ठीक है। सिंगल पोल 2 वे स्विच का हम यूज करते हैं जीने के बारे में। ये क्वेश्चन बार बार आया तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल पोल 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चल कुंडली वोल्ट मीटर इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो चल कुंडली वोल्ट मीटर मतलब कि MI टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं AC और DC दोनों आपूर्ति को नाप सकते हैं। MC से हम केवल किसको नापते हैं, DC को नापते हैं। आप यहाँ से आ सकते हैं MC से DC, ठीक। इसके बाद आप किसको जाते हैं, इसके बाद एक और क्या आता है बार इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर, इससे हम क्या कर सकते हैं AC और DC दोनों को नाप सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और यदि आपसे यहाँ पर पूछता है कि जो हॉट वायर मीटर है वो भी AC और DC दोनों को नाप सकते हैं आसानी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है DC मशीनों के मामले में यांत्रिक हानियाँ मुख्यतः फलन होती है। तो जो भी यांत्रिक लॉसेस होते हैं हमारे किसकी वजह से होती है, मोटर के चलने की वजह से, वोल्टेज और करंट की वजह से हमारे एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस, ये सब लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो यांत्रिक हानि हमारी फलन किसकी होंगी, स्पीड्स की, यानी मोटर घूमी तो बैरिंग में जो लॉसेस हुए, साफ्ट में जो लॉसेस हुए वो सब हमारे किस में हो जाएंगे, स्पीड लॉसेस हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बूलियन फलन, तो ये इसमें सीधे सीधे दिया है कि A+B, यानी ये दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, और गेट का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, और यदि यहाँ पे A.B लिखा होता तो ये हमारा बन जाता एंड गेट, और यदि A.B का बार लिखा होता तो ये हमारा बन जाता कौन सा, नैंड गेट, और यदि A+B का बार लिखा होता तो ये हमारा कौन सा बन जाता, नॉर गेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घरेलू संस्थापन, यानी हमारे जो घर में कनेक्शन होते हैं सब के सब बल्ब क्या होते हैं समांतर में कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है सब वोल्ट को बराबर वोल्टेज मिलता है। यदि हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यदि हमारा एक भी बल्ब फ्यूज होता है तो हमारे सारे यहाँ के बल्ब क्या हो जाएंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं, पैरेलल कनेक्शन का घरेलू वायरिंग में। और सीरीज वगैरह का हम जो डेकोरेटिंग लाइट होती है उनमें हम क्या करते हैं, सीरीज का यूज करते हैं, साथ साथ सीरीज और पैरेलल दोनों का यूज कर सकते हैं डेकोरेटिंग लाइट में, ठीक। इसके बाद अगला कौन सी शक्ति संयंत्र में सबसे कम मात्रा में, यानी जो वेटेज की बात हो कि वजन में सबसे कम वजनी जो होता है ये किसका होता है, नाभिकीय का। ये क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से लगाइए। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, नाभिकीय शक्ति संयंत्र। और यहाँ पे यदि आपकी बात हो द्रव चलेगी तो यहाँ पे क्या होता है, शून्य हो जाता है, यानी जो हमारा ईंधन है उसको हम ईंधन की जो मात्रा या खर्च मानते हैं वो शून्य मानते हैं। लेकिन यहाँ पे नाभिकीय शक्ति संयंत्र में सबसे कम मात्रा में लगता है, तो यहाँ पे कम पूछा गया, जीरो नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाभिकीय शक्ति संयंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर का जो हम प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं,
शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए, चाल को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए। यानी जब हम वोल्टेज को यानी जो एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो ये लीडिंग पे चलती है। एक्साइटेशन क्या होता है, जब बैक ईवी से कम हो जाता है तो हमारी किस पे चलने लगती है, लैगिंग पे चलने लगती है। जब एक्साइटेशन ईवी इक्वल टू बराबर हो जाता है वी, तो हमारी किस पे चलने लगती है, इकाई भी यूनिटी पावर फैक्टर पे चलने लगती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा हमारा, तांबे में हो जाएगा। तो सबसे अच्छा चालक हमारा कौन सा कहलाएगा, कॉपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित ईएमएफ की दिशा। तो ये हमारा दाएं हाथ का जो नियम होता है ये कुछ इस टाइप से होगा हमारा, ठीक। तो ये हमारी जो अंगूठा होता है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के नियम सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि लगता किस पे। तो मैंने अभी बताया था mg, यानी हमारा जो बायां हाथ किस पे, बाएं हाथ पे क्या लिखा है m, यानी मोटर में लगेगा। और दाएं हाथ का नियम किस पे लगेगा, जनरेटर पे। यानी ये तो हमें दिया क्या, प्रेरित ईएमएफ की दिशा। तो यहाँ पे आप देखिए ये रूल से कुछ परिवर्तन नहीं होता ज़्यादा, केवल हल्का सा परिवर्तन होता है बोलने के तरीके पे, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा क्या थंब है। तो ये थंब हमारा किस डायरेक्शन, थंब हमारा किसको दिखाएगा, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को लगा रहे हैं, यानी जो प्राइम मूवर के घूमने की दिशा है। यहाँ पे हमारा ये किसको दिखाता है, ये तो हमेशा फिक्स होता है हमारे किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये हमारे किसको दिखाएगा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा पे। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा में किससे मिलेगी, तो हमें किससे मिलेगी, मिडिल फिंगर से। और फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल की यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। और जो हमारा अंगूठा है ये हमारे किसको दिखाता है, लगने वाले फोर्स की दिशा को, यानी कि प्राइम मूवर किस डायरेक्शन में घूम रहा है उसको दिखाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समान बलागुण विकसित करने के लिए सिंगल फेज पावर फैक्टर। तो इसको आप याद रखिए कि जो सिंगल फेज का पावर फैक्टर है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू 3 फेज मोटर, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, समान बलागुण विकसित करने के लिए सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर 3 फेज मोटर की तुलना में, तो सिंगल फेज का क्या हो जाएगा, कम होगा किसके, 3 फेज की तुलना में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध को नापने के लिए। वो भी किस प्रतिरोध को नापने के लिए, लो प्रतिरोध को नापने के लिए। अधिक प्रतिरोध को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन से ब्रिज का, वोल्ट। ये अधिक प्रतिरोध को नापने के लॉस ऑफ चार्ज मैटर, और वोल्ट एम्पियर मीटर मैटर का लो प्रतिरोध और हाई प्रतिरोध दोनों, मीडियम और हाई दोनों को ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रतिरोध होता है इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, इसके लिए हम कौन सा यूज कर लेते हैं, एंडरसन ब्रिज, ठीक। एंडरसन ब्रिज और हमारा महो ब्रिज, ठीक। इस टाइप की जो हम किसका यूज करते हैं, इंडक्शन के लिए। फ्रिक्वेंसी के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हमारे फ्रिक्वेंसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेन ब्रिज का यूज करते हैं। कैपेसिटेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रिक्वेंसी के लिए हमारा जो होता है वेन ब्रिज। और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं, किसके लिए, कैपेसिटेंस को नापने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे जो प्रवाहित विद्युत धारा, ये तीनों प्रवाह, तापीय प्रवाह, यानी जैसे हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो करंट क्या होता है, उसमें जनरेट होती है। और रासायनिक प्रणाली क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनों में विभक्त हो जाता है। और हमारा क्या होता है, जब भी करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे एक चुम्बक भी जनरेट होती है। तो यह करेगा तीनों, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शक्ति मापने के दोनों वाटमीटर रीडिंग जब शून्य दे रहे हो तो हमारा कौन सा कहलाता है, 0.5 लैगिंग, ठीक है। जब दोनों का एक प्लस दे रहा हो एक माइनस दे रहा हो तो हमारा क्या कहलाता है, जीरो पावर फैक्टर कहलाता है। और जब हमारे दोनों W1 इक्वल टू W2 हो तो हमारा कौन सा कहलाता है, यूनिटी पावर फैक्टर, यानी जब दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर रीडिंग दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, एक वाटमीटर रीडिंग शून्य दे रहा है, मतलब कि एक बस जीरो रीडिंग दे रहा है, बाकी पूरी रीडिंग दे रहा है। हमारी कौन सा कहलाएगा, 0.5 लैगिंग की कंडीशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करने के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉल्ट में होने वाली विद्युत धारा को ओवर करंट, यानी जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा करंट, यानी जब फॉल्ट, यानी जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है, या देखिए ओवर जब ओपन सर्किट होता है तो करंट फ्लो नहीं होता ज़्यादा, लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है सर्किट में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है। तो उस करंट को कम करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, यानी हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रल में भी अर्थ बनाए, जिससे क्या होता है, पूरा बहुत सारा करंट अर्थ में भी चला जाता है और न्यूट्रल में चला जाता है। तो क्या होता है, ओवर करंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूट्रल आता है उसमें भी क्या कर देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्ट होने पर विद्युत का ओवर करंट को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नियमन यूज करता है। तो लोड के पावर फैक्टर पर यहाँ पे आपका एक फार्मूला होता है, Pr इक्वल टू I2 cos थीटा इंटू R2 प्लस I2 इंटू साइन थीटा इंटू X2, प्लस माइनस। यहाँ पर जब प्लस आता तो हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग लैगिंग कहलाता है, और माइनस हमारा क्या कहलाता है, लीडिंग और यूनिटी।
तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कितना कम होगा या ज़्यादा होगा। तो वोल्ट और माइनस और प्लस माइनस किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पावर फैक्टर पे। तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन वो किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा लोड के पावर फैक्टर, वो भी किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द आर्मेचर कोर यानी डीसी मशीन की आर्मेचर कोर बनी होती है तो हम इसको क्या करते हैं, लेमिनेटेड करके बनाते हैं। लेमिनेटेड करने से हमारा क्या हो जाता है, एडी करंट लॉस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हमारे एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करते हैं, B=WE²F² पे, यानी जो हमारे एडी करंट लॉस हो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थिकनेस पे। यदि हम इसको लेमिनेट करेंगे और इसको छोटे छोटे हिस्से में बनाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, थिकनेस डिक्रीज होगी। थिकनेस घटने से क्या हो जाएगा, हमारा एडी करंट लॉस भी कम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मतलब कि PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो ये हमारे किस लिए होगा, केवल डीसी राशियों को मापने के लिए। तो इसको बहुत इजी क्वेश्चन होती है, इसको केवल आप ध्यान से पढ़ लीजिए तो आंसर बहुत इजी आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टंगस्टन। टंगस्टन में क्या होता है, हमारा आर्गन प्लस नाइट्रोजन ये गैस भरी होती है। आर्गन कितनी होती है हमारी 80% और क्या होती है हमारी 20% होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टंगस्टन लैम्प भी क्या होते हैं, वैक्यूम टाइम टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, और एक होता है हमारा कौन सा, गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। तो जो गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैम्प बस हमारी कौन सी बनी होती है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन। और वैक्यूम टाइप टंगस्टन फिलामेंट लैम्प हम क्या करते हैं, वैक्यूम बना के रखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध में 10 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में। तो यहाँ पे एक सीधा सीधा सर्किट है, क्वेश्चन पढ़ा देते हैं कि 10 ओम के प्रतिरोध को 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इनके संयोजन में 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। तो ये इसको कुछ इस टाइप सर्किट है, ये तो 10 ओम, ये भी 10 ओम, इसके साथ क्या है एक और 10 ओम को लगाया। तो ये 10 और 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5 + 10 = 15 ओम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 ओम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पार्श्व में विद्युत रोधी को चमकदार बनाया जाता है। तो यहाँ पे होता है गैस और जलवाष्प को अवशोषण को रोकने के लिए, यानी हम यार यहाँ पे चमकदार बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, गैस और जलवाष्प जम नहीं पाते। यदि गैस और जलवाष्प होंगे इसमें क्या हो जाएगा, नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होता है ये कंडक्टर यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट की मात्रा आ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको चमकदार बनाते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे गैस और जलवाष्प नहीं जम पाती। तो अगला क्वेश्चन है, एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। तो याद रखिए कि जब ओवर एक्साइटेड होती है तो हमारी सिंक्रोनस मोटर कैसे वर्क करती है, लीडिंग करंट देती है यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर। जब अंडर एक्साइटेड होती है किससे वर्क करती है, लैगिंग पे। और जब लगभग बराबर एक्साइट यानी कि जो IF की वैल्यू या V की वैल्यू यानी EV क्या हो जाए हमारा V हो जाए, तो हमारी इस कंडीशन में किससे वर्क करती है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, और हमारा क्या देती है, यूनिटी करंट देगी। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि जब इसको हम फैन के बाहु प्रोवाइड करके पंखे को उपयोग करके ठंडा करते तो हमारा कौन सा कहलाता है, उसकी नेम प्लेट पर क्या लिखेगा, ONAF लिखा होगा, उसको आप याद करिए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बारिश मौसम में जंग से बचाने के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीस लगा देते हैं, यानी जो भी हम तेल अपने टूल्स वगैरह रखते हैं उनमें ग्रीस लगा के रखते हैं, जिससे क्या होती है यहाँ पे जंग नहीं लगती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैगर। तो मैगर का जो प्रयोग किया जाता है वो हमेशा याद रखिए इंसुलेशन का रेजिस्टेंस डिसाइड करने के लिए, ठीक। और ये विद्युत रोधी का प्रतिरोध, विद्युत रोधी का ब्रेकडाउन वोल्टेज ये भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ से हम डिसाइड नहीं होगा। याद रखिए उसने वोल्टेज पूछा है, तो ये वोल्टेज यानी यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज, विद्युत रोधी का ब्रेकडाउन वोल्टेज हम उसमें बहुत ज़्यादा यानी उसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, उसमें जब सप्लाई देकर देखते हैं कितने पर ये सही है, कितने वोल्टेज पर ये खराब हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। तो यहाँ पे जो मैगर है वो केवल क्या नापता है, रेजिस्टेंस नापता है। और पृथ्वी का रेजिस्टेंस कौन नापता है, अर्थ टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। इससे हम क्या करते हैं, पृथ्वी के रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विद्युत रोधी का प्रतिरोध नापने के लिए। और अगला क्वेश्चन 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में होती हैं। तो याद रखिए ठोस छड़ें होती हैं इंडक्शन मोटर, यानी यहाँ पे 3 फेज यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग दोनों सिरों पर खुली होती है, ठीक। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है, जो छड़ें होती है वो आपकी इसमें होती हैं इस स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टार में जुड़ी होती हैं। और इसी स्टार से जुड़ी वाइंडिंग से हम क्या कर रहे हैं, अपने रजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, और ये रजिस्टेंस जोड़कर हमारा क्या होते हैं, स्टड एंड टॉर्क को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 5S सिस्टम का प्रयोग होते हैं। तो ये क्या होते हैं, 5S सिस्टम होते हैं हाउस कीपिंग संबंधी कार्यों में। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे है, लेकिन यहाँ पे जो इसका जो 5S सिस्टम इसका यूज मेनली इंडस्ट्री वगैरह में करते हैं, जिससे हम इसको मैनेज करते हैं। ये जो जापान से लेगा, यानी कि 5S सिस्टम में बहुत सी चीज़ें होती हैं, रूल्स वगैरह होते हैं जिनमें हम सामानों को इकट्ठा रखना, ये पे सफाई करना। तो टोटल 5S सिस्टम होता है जो इंडस्ट्री वगैरह में लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस DC मोटर में सब लोडिंग की क्षमता सबसे होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अंतर्रोधक
यानी कि क्या होती है हमारी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसमें क्या होती है, जो सब लोडिंग की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर पूछे कि जो कांस्टेंट स्पीड पे कौन सी चलती है, तो हमारी शंट मोटर चलती है सबसे ज़्यादा, यानी हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन देगा, तो हमारी कौन सी देगी, श्रेणी मोटर। और ये हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, ये भी हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क और लगभग कांस्टेंट स्पीड दोनों पे चल सकती है। तो ये हम उस पर कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्दोतक विधि, यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम वाष्प का विसर्जन शुरू होता है तो सोडियम लैंप, तो सोडियम लैंप में क्या होता है, कुछ ना कुछ हम नियॉन वगैरह भी गैस बारते हैं, जो क्या करते हैं कम वोल्टेज पर डिस्चार्ज होकर उसको चालू कराती हैं। तो उस कंडीशन में क्या मिलता है, रेड कलर दिखता है। लेकिन एक बार सोडियम वेपर लैंप चालू हो गया तो फिर हमें कौन सा कलर दिखने लगता है, येलो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब सोडियम वाष्प का विसर्जन लैंप के पहले चालू किया जाता है तो उसमें रंग दिखने में कैसा होगा, तो शुरुआत हमें क्या मिलता है, लाल कलर का मिलता है। उसके बाद जब पूरा चालू इसका हमें क्या मिल जाता है, ये पूरा पीला मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है कि अर्धतरंग दृष्टिकारी का RMS मान 10 एम्पियर है, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए इसका मान क्या होगा। देखिए ऑफकोर्स इसको याद करने से आप इसको निकालना सीखिए हमेशा कि ये क्या होता है, ये हमारा क्या था, अर्धतरंग दृष्टिकारी का आउटपुट है, हमें मिलता है पाई, यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है 2 पाई। ठीक, यानी यहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड 2 पाई होगा। तो आप देखिए एक फॉर्मूला होता है कि VM का स्क्वायर, यानी VM का स्क्वायर, क्योंकि मैंने कर लिया VM का स्क्वायर इंटू VM का टाइम पीरियड, VM के टाइम का पाई टाक है, और टोटल टाइम पीरियड हमारा क्या हो गया 2 पाई। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो, टोटल हमारा क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा VM 1/2, मतलब कि केवल यानी अंडर रूट करेंगे केवल VM बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा √2। तो VM/√2 यानी ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो हमारी VM की वैल्यू क्या आ गई, VM इक्वल टू आ गया हमारा 10√2। ठीक है, अब इसके बाद पूछा गया है कि ये तो हमारा VM की वैल्यू निकल गई 10 इंटू √2। ठीक, इसके बाद पूछा गया है कि फुल वेव के लिए, तो फुल वेव का वेव फॉर्म हमारा कैसा होगा, कुछ ऐसे होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा VM इंटू VM का टाइम, VM का स्क्वायर इंटू VM का टाइम पीरियड पाई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइकिल पाई में ही पूरा हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, टोटल अंडर रूट में रहती है पूरी वैल्यू, तो क्या बचेगा केवल VM। और हमारा VM इक्वल टू कितना आया था 10 इंटू √2, और √2 की वैल्यू क्या होती है 10 इंटू 1.4140, हमारा क्या हो जाएगा 14.14। तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे 14.14 एम्पियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हमारा किसको दिखाता है, वोल्टेज, यानी हमारा ओम्स लॉ किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, हमेशा वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट के बीच में। V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई। तो ये हमारा लोड प्रतिरोध वोल्टेज और करंट के बीच में क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिया गया वोल्टेज का भार, प्रतिरोध तथा धारा। हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है कि वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घिरे धारा वाही चालक का आविष्कार किसने किया। तो ये देखिए जितने भी आपके चुंबकीय क्षेत्र आविष्कार हैं सबसे ज़्यादा किसने किए हैं, ऑस्टेट ने। फेराडे ने तो हमारा कैपेसिटेंस रिलेटेड है, और हेनरी वगैरह ये सब ने, लेंज ने अपना नियम दिया है कि जो भी EMF जनरेट होगा वो होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टेट। ऑस्टेट ने सबसे पहले बताया था कि किसी भी धारावाही चालक में से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। यदि आप इसको लाइक और यदि आपका इसका सेकंड पार्ट यानी कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस अवर चैनल। और यहाँ पे आप याद रखिए कि TO की वैकेंसी आने वाली है, जिसकी डेट आपको व्यापम के कैलेंडर में दी जा चुकी है, अक्टूबर, यानी कि जो यहाँ पे 20 या 7 अक्टूबर के आसपास हमारा क्या है एग्ज़ाम होगा। तो आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करें, और इससे पेपर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेपर आने वाला है, क्योंकि ये 2060 का पेपर है, और 2060 के बाद आप हमारे हैं 2020 में, यानी 4 साल में लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ये आज के लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी पेपर है, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो आप जो पेपर हो रहे हैं उनमें बहुत न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। और आपको हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस।